स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ARO के जितने भी भूगोल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको बताएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भूगोल के लगभग भूगोल और जो पर्यावरण है उसके 25 से 30 क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगर आप इस सीरीज़ को पूरे अच्छे से देख रहे हैं तो मुझे पूरा 100% विश्वास है कि आप 25 से 30 क्वेश्चन में तो इस सीरीज़ के माध्यम से ही 80% क्वेश्चन ज़रूर कर ले जाएंगे। तो आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखिए और जो इसका एनालिसिस बताया जाएगा उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, जिससे आप क्वेश्चन को गलत ना करें। क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत होने से चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए, क्योंकि समय कम है, कुछ दिनों में हमारा आरो एग्ज़ाम है। तो हम बहुत क्विक रिविज़न सीरीज़ के माध्यम में, एक हिसाब समझ लीजिए क्विक रिवीजन सीरीज़ है, और जल्दी से आपको पूर्वावलोकन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भूगोल के इस सीरीज़ के माध्यम से ख़त्म करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है ये 2021 का है और मैं शुरू करता हूँ भूगोल को। इस सीरीज़ में पहले आपको प्लेलिस्ट बना दी जाएगा जिसमें भूगोल के सारे जो भी 2021 से लेकर 2000 लगभग 1990 तक हम करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद 21 के बाद 22, 23, 24, 24 तक जो भी इधर एग्ज़ाम हुए हैं उसको करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। भारत का भूगोल, पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील पूछा है तो आपको देखना होगा कौन सा इसमें मीठे पानी की झील है। कोलेरू क्या मीठे पानी की झील है? वुलर मीठे पानी की झील है, नल सरोवर है, सांभर है। आप अच्छे से ध्यान देंगे तो इसमें वुलर झील, जो कि आपका जम्मू कश्मीर JNK में पाया जाता है, वो मीठे पानी की झील है। आप इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, कोलेरू कहाँ पे पाया जाता है उसको सर्च करेंगे, जिससे अगर आने वाले एग्जाम में कोलेरू को पूछता है कहाँ पे है उसको जान सकें, नल सरोवर को, सांभर को, इसके लोकेशन को। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी एक बार हम देख लेते हैं जल्द से जल्द। वुलर झील जम्मू कश्मीर संघ राज्य में स्थित भारत की ताजे पानी की बृहत्तम यानी कि झील है। यह झेलम नदी के कोखूर झील का उदाहरण है। कोखूर झील क्या होता है? जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं उसमें अनेक जो नदियों द्वारा बने आकृतियाँ बनाई जाती है। बताइए, नदी द्वारा जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो बताए जाते हैं, तो गोखूर उसी में एक लैंडफॉर्म है। तो ये सब समय नहीं है बताने का। आपको अगर खोजना हो तो आप जियोग्राफी में जाकर रिवर के जो रिवर से जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको देखेंगे तो उसमें गोखूर भी एक शब्द आएगा। कोलेरू झील के बारे में बताया, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी डेल्टा के मध्य ताजे पानी की झील है। नल सरोवर झील जो गुजरात में स्थित है, यह भी एक झील है। और राम कन्वेंशन के तहत घोषित भारत की आर्द्र भूमि भी है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील उड़ीसा में चिल्का झील है या लैगून झील है। लैगून आपको पता है, लैगून क्या होता है? जो कि नदियाँ समुद्र होता है और यहाँ स्थल होता है, उसके बीच में बनता है, उसे लैगून झील बोलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? क्या पाई जाती है? तमरिया जनजाति। तमरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आपको देखना है पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, झारखंड। तमरिया जो जनजाति है वो झारखंड में पाई जाती है। तमरिया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। पहले यह पिछड़ी जाति मतलब बैकवर्ड क्लास में आती थी। 2014 में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में शामिल कर दिया गया। झारखंड की अन्य जातीय जो जनजातियां हैं उसमें मुंडा है, बिहरहोल है, उरांव है, खरिया है, पहाड़िया है आदि। ठीक है, तो आप इनको एक बार देख लेंगे क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जा सके। तो आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, भारत में जितनी भी जनजातियाँ होंगी उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलती कर देते हैं बच्चे, सुमेलित नहीं है, नहीं पढ़ते नहीं हैं और सुमेलित को ढूंढ लेते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। तो देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सुमेलित नहीं है देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण ये क्या? गर्म झरने जिसे हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। उड़ीसा तप्त पानी, महाराष्ट्र ब्रजेश्वरी, गुजरात नारायणी। तो इसका जो सही आंसर होगा गुजरात का जो नारायणी है ये गुजरात में नहीं पाया जाता है। तो नारायणी कहाँ पाया जाता है आपको इसके बारे में जानना होगा। नारायणी जो है ये पाया जाता है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान है तो इसका उत्तर होना चाहिए राजस्थान ना देगा, गुजरात दिया है, जो कि इसका गलत मिलान है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं कौन कहाँ पर पाया जाता है। मणिकर्ण जो है गर्म झरना है, यह पाया जाता है हिमाचल प्रदेश से। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तप्ता पानी उड़ीसा में, ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में, नारायणी राजस्थान में। तो आपका ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान में देख लेंगे कि कहाँ क्या पाया जाता है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश,
तप्तापानी उड़ीसा, ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र, नारायणी राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है जलोढ़, जलोढ़ जलोढ़, इसके सामने दिया है राजस्थान, काली उत्तर प्रदेश, लाल महाराष्ट्र, मरुस्थली आंध्र प्रदेश। आपको अच्छे से पता होगा कि मरुस्थली कहाँ पाया जाता है। अगर आप मरुस्थली को धीरे से मैच करते हुए तो डी का 1 होगा, ये 2 आंसर, ये 2 कट हो गए, ये 2 होंगे ही नहीं, यानी कि आपका या तो आपका 2 कट कर दीजिए, यहाँ पे 1 मिल गया, 1 मिल गया, ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया। आपका कौन सा बचा हो सकता है आंसर, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। काली, काली अगर आप जियोग्राफी को अच्छे से पढ़े होंगे, काली आपको पता होगा महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली को महाराष्ट्र में मैच कर दीजिए, बी का महाराष्ट्र यानी कि 3, बी का 3 से मैच हुआ, आपका आंसर बी आ गया। तो आइए एक बार इसका उत्तर सही से देख लेते हैं, कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पे पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी राजस्थान में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थली पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क होगा, आप मिट्टी के बारे में थोड़ा सा, भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है और उसमें कौन कौन से मिनरल्स क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। क्या है? नाइजर रामतिल की फसल एक तेल की फसल है। इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? पूछ रहा है ये जो फसल है इसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसका सही पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए क्या होगा? 7 से 16%, बी 17 से 26%, सी 27 से 36%, डी 37 से 47%। तो जो इसका सही उत्तर होगा 37 से 47%। यह इथोपिया, भारत, नेपाल में व्यापक रूप में उगाई जाने वाली फसल है। रामतिल जिसे नाइजर बोलते हैं। बीजों में कुछ मात्रा का 1/3 लगभग 37 से 47% पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें तेल की मात्रा। रामतिल प्रोटीन, फैटी एसिड, लिनोसाइड एसिड का भी अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है देखते हैं। गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि जो गहरी जड़ें वाली जो मिट्टी है, मिट्टी में गहरी जड़ें वाली अगर फसलें उगाए हैं, क्या एक फसल के बाद उसके बाद भी गहरी जड़ वाली ही फसल उगानी चाहिए? पहला है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं उगानी चाहिए कि नहीं उगानी चाहिए। फलीदार फसल के बाद, अगर फलीदार फसल लगाए हैं, फलीदार फसल के बाद बिना फलीदार वाली फसल लेनी चाहिए। आइए देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। पहला कोड क्या है? ए, केवल एक सही होगा। मतलब फलीदार मतलब जो जड़ों वाली फसलें हैं जो नीचे काफ़ी नीचे तक जाती हैं जड़ें, उन फसलों के बाद वही फसल उगानी चाहिए पहला। दूसरा, अगर फलीदार पौधा है तो उसके बाद फलीदार वाले ही पौधे उगाने चाहिए। ठीक है, पहला केवल एक, दूसरा केवल 2, 1 और 2 दोनों, और सी ना तो 1 ना तो 2। इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। यानी कि आपको फलीदार फसलों के बाद फलीदार फसलें उगा सकते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जो नीचे मतलब गहराई तक जिनकी जड़ें जाती हैं, उन फसलों के बाद क्या हम फिर से गहराई वाले फसलों को उगा सकते हैं? कहने का मतलब है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए, फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धतियों को अपनाना चाहिए। उथली जल वाली फसलों के बाद गहरी जल वाली फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार वाली फसल उगाना चाहिए। ठीक है, दूसरा था फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल उगानी चाहिए। मतलब चक्र में एक सेम नहीं होना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता, मतलब अगर हम एक बार कोई फसल बोए हैं जिनको अधिक जल चाहिए, सेकंड बार हम ऐसी फसल को बोएंगे जिनमें जल की मात्रा कम लगनी चाहिए। कृषि संसाधनों की उपयोग क्षमता सही ढंग से करनी चाहिए। अपर्दन प्रभावित क्षेत्रों में फसल चक्र को आच्छादित फसलों का समावेशन होना चाहिए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उन्हें एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कह रहा भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। पहला, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का उत्पादन। तीसरा, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल। आइए देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। अब इसको समझने के लिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर तो बी है।
क्योंकि अगर पूरा हम कैसे है आइए देखते हैं कौन सा कब हुआ है। पहला कह रहा है इसमें जो सूती कपड़ा मिल है, आपको पुराना क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कपड़ा मिल कब बना था, तो सूती कपड़ा बम्बई में जो प्रथम कपड़ा मिल कब बना था। तो अगर आप इसको सही से ध्यान में रखेंगे, बम्बई में जो सूती कपड़ा मिल पहली बार कब बना था, 1854 से 55 के आसपास, एक मोटा मोटी तौर पे आप जानेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप, क्योंकि हर बच्चों को पूरा नहीं ज्ञान होगा, कुछ ना कुछ तो ज्ञान होगा, तो कुछ ही ज्ञान के बेसिस पे इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। और लौह इस्पात उत्पादन कब हुआ है, लौह इस्पात आपको पता है 1870 के आसपास लौह इस्पात का उत्पादन हुआ था। लौह इस्पात का उत्पादन 1870 के आसपास हुआ था। अब लौह इस्पात मतलब स्टील 1870 के आसपास। अब इसके बाद अगर चीनी उद्योग की बात करें, आपको पता है प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था, कब हुआ था, 1903 के आसपास। अब इसी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। अब अगर इसमें देखिए पहले पे कौन है, ये है, तो सबसे पहला कौन होगा, रिसना जूट वाला कब हुआ था। अगर आप जूट उत्पादन की बात करें तो जूट उत्पादन हमारा हुआ था 1955। प्रथम जूट उत्पादन 1855 और ये 1854। अब पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा, सेकंड आपका ए हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा स्टील और फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा चीनी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड वन। ठीक है, अब इसको एग्ज़ाम में कैसे आप करेंगे, एक चीज़ इसको भी समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। तो इसको आप एग्ज़ाम में करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आप थोड़ा समझे चलिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम सामने है तो आपको समझना भी ज़रूरी है। आपको इसमें सबसे पहले पता होगा, क्योंकि ये प्रीवियस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम कपड़ा मिल 1854 के आसपास। और आप जूट यूपी जब पढ़ेंगे तो चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे 1903 प्रतापगढ़। ठीक है, और अगर आप इसमें ध्यान देंगे जूट भी जान लीजिए इसके पहले हुआ है, आप दिमाग लगाएंगे तो जूट भी पहले हुआ है, कि 1903 के बाद तो नहीं हुआ, 1903 के पहले हुआ है। स्टील भी 1903 के पहले। इसमें सबसे पहले मुझे आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, 4 पहले आ सकता है, 4 सबसे पहले, एक तो सबसे पहले आएगा नहीं क्योंकि 1903, तो ये क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा, ये एकदम ख़त्म हो गया एक। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 पहले हो सकता है, हाँ इस पर टिक कर दीजिए, हाँ ये हो सकता है। सेकंड क्या पहले हो सकता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं, ये भी हो सकता है। क्या थर्ड पहले हो सकता है, स्टील, आपको इतना पता है जूट के बाद ही स्टील हुआ है। तो जहाँ तक थोड़ा बहुत अनुमान लगाओगे कि जूट का हुआ है 1850, 1860-70 के आसपास ही हुआ है। ठीक है, तो यानी कि जूट कपड़ा उत्पादन के बाद ही जूट उत्पादन हुआ है। जो जूट की फैक्ट्री, जो प्रथम जूट फैक्ट्री बनी है, वो स्टील वाला जो आपका है, ये 1800, थोड़ा अगर आप इंडियन के बारे में, अगर उद्योगों के बारे में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो ये लगभग 1860-70 पहुँच जाएंगे आप। तो यानी कि कपड़ा के बाद ही हुआ है, तो ये भी पहले नहीं हो सकता। अब 2 में आप कन्फ्यूज़न होगा। अब इसमें देखिए चौथा दिया हुआ कपड़ा, दूसरा दिया जूट। ठीक है, अब जूट मिल, अगर अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कोई भी टिक करा के आगे जा सकते हैं, क्योंकि 2 के साथ आप जा सकते हैं, आप बी भी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कोई बंदा पढ़ा होगा, कोई बच्चा पढ़ा होगा तो लॉजिक लगा देगा। 1855 में आपका जूट, रिसड़ा में प्रथम जूट मिल खुली थी, तो सही उत्तर के साथ आराम से पहुँच जाएगा बी के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। सूची 1 वही सूची 2 को मिलान करना है, आइए देखते हैं कैसे मिलान करते हैं। उद्योग से क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा खासा। चूना पत्थर को पूछा है, और उद्योग में बड़े पैमाने पर क्या प्रयोग किया जाता है, चूना पत्थर पूछा है, कॉपर पूछा है, बॉक्साइट पूछा है, मैंगनीज पूछा है। अब देखिए सीमेंट, यहाँ बिजली का सामान, हवाई जहाज़ का निर्माण, स्टील। अब स्टील का आप पता है, स्टील मतलब एल्युमिनियम का एस क्या, बॉक्साइट, यानी कि सी का 4 होगा। तो सी का अगर आप 4 टिक लगा देंगे यहाँ पे, सी का 4, ये भी कर सकते हैं। सी का 4 यहाँ लगा सकते हैं। इस्पात, ऐसा अनुमान मैं बता रहा हूँ, हो सकता है। बॉक्साइट, वरक, कॉपर इसे छोड़िए, कॉपर को देख लें। कॉपर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मैक्सिमम कॉपर का यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं, कॉपर। तो बी का मैच हो गया, तो इससे करते हैं, मैच करते हैं, बी का 2 मैच हो गया।
तो सीधे बी का मैच हो गया, सब कट हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ से सही होगा। यानी चूना पत्थर कहाँ है, इस पर ए सीमेंट में होता है। बक्साइट तुम्हारा सी का 3 में, हवाई जहाज़ में हो जाएगा। सी आपका हो जाएगा हवाई जहाज़ में बक्साइट का। और मैग्नीज इस्पात में यूज होता है 4, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 ए वाला। ठीक है, चूना पत्थर सीमेंट, कॉपर तांबा आपका बिजली, बॉक्साइट हवाई जहाज़, मैग्नीज इस्पात। आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन के तहत भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन के बाद कह रहा है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन एक तो है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्या स्रोत है? आप इसमें न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, सोलर। ठीक है, आप इससे एक जा सकते हैं कि भारत में ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5 तक देख लीजिए। अब इसको आपका वर्क है, घर पे कीजिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र है नदी तट पे है? ठीक है, बोकारो है कि भिलाई है, जमशेदपुर है, भद्रावती। इसमें बताना है कौन सा आपका नदी के किनारे स्थित है। तो आइए आप देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है आपका ए मतलब यहाँ आ जाइए, भिलाई जो नदी तट पे स्थित है। सॉरी, आप सही नहीं, आप गलत पढ़ रहे हैं। इसके क्या कह रहा है, इसमें कह रहा नदी तट पर स्थित नहीं है। ये देखिए, यही गलती होता है, नदी तट पे स्थित नहीं, ये खोजना है, ना कि नदी तट पे। भिलाई जो आपका नदी तट पे स्थित नहीं है और सब नदियों के किनारे स्थित है। अब इनको आइए देखते हैं कौन कौन से किस नदी किनारे स्थित है। बोकारो जो कि दामोदर नदी पे है। जमशेदपुर बहुत फेमस नाम है, स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा आपको पता है, भद्रावती भद्रा नदी के किनारे। लेकिन भिलाई किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। भारत भूगोल इसके साथ ख़त्म होता है। अब हम विश्व भूगोल की क्वेश्चन को शुरू करेंगे।